नमस्कार, मैं प्रवीण बेवंदिया एनसीएमएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठी के व्याकरण के फर्स्ट पार्ट भाषा और व्याकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले ही क्लास में हमने वसंत के बारे में पढ़ा था, लेकिन व्याकरण हमारा इनकम्प्लीट था, तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो आज हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं। किसी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी है, उर्दू हो या इंग्लिश हो या अदर जितनी भी संसार दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषा के लिए व्याकरण का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन व्याकरण से पहले हम भाषा के बारे में समझ लेते हैं कि अगर भाषा है क्या। क्योंकि भाषा अगर देखा जाए, हम अपने मन के विचारों को, जो मन की जो भावना है, जो मन के ख्याल है, मन में विचार आते हैं, वो सामने वाले तक पहुंचाना। लेकिन जरूरत है कि सामने वाला भी उस चीज़ों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम पुराने समय की बात करें, उस समय जिस समय आदि मानव रहा करते थे, तो उस समय कहा जाता था कि इंसान बिल्कुल नहीं बोलता था। आ कह सकते हैं कि एक मनुष्य को अ से आ तक बोलने में भी सालों लग गए। ठीक है ना, एकदम से जैसे आज हम बच्चे क्या अनाराम है, ये है, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे, हम जल्दी बोलना सीख जाते। लेकिन पहले के मनुष्य को सिखाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं थे। अलग अलग मनुष्य है, अलग अलग है, तो बोलने के लिए उसे समय लग गया। अ अनार का और अ आम तक बोलना जो हमें कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उन्हें सालों का समय लगा। लेकिन मनुष्य का एक काम है कि वो लगातार प्रयास करता ही रहता है जब तक कि वो सफल नहीं हो जाता। और मनुष्य की यही कृति आज हमें मंगलयान तक मंगल ग्रह तक पहुंचा चुकी है। और आप भी लगातार प्रयास करते रहे, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कठिनाई से न डरते हुए हम आगे बढ़ते रहिए, जिससे हमें और अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो सबसे जरूरी है कि हम भाषा, ठीक है। तो वह आदि मानव जब धीरे धीरे बोलने लगा, तो इशारों में, चूंकि पहले ऊ आ, जैसे एक बंदर है, पक्षी है, जिस तरीके से अपनी भाषा का आवाज निकालते हैं, वैसे ही मनुष्य की भी अपनी हो हा हु करके बातें करता था। लेकिन कोई सामने वाला उसे समझ नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे वो उन शब्दों को सांकेतिक भाषा में, चिन्हों के रूप में, इशारों के रूप में, और किसी को बुलाते हैं तो जैसे आवाज करके बुलाते हैं, खाने के लिए इस तरीके से इशारे करती, तो धीरे धीरे वो करने लगा। धीरे धीरे वो चित्र बनाने लगा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगा, और अपने एरिया के लिए वो अपनी एक अलग ही भाषा का प्रयोग करने लगा। ठीक है, हमने कहीं पिछले विषय हिंदी में पार्ट 5 में पढ़ा था अक्षरों का महत्व। पहले ऐसा लगता था कि लैंग्वेज, भाषा का जो है उसका जन्म क्या है, या जिसका रचना ईश्वर ने की है। लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा की जो रचना है, जो उनका निर्माण है, वो मनुष्य ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अनुसार किया है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानकारी हासिल। और व्याकरण किसी भी भाषा को सुस्पष्ट और व्यवस्थित क्रम से कहने समझने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बोलना और लिखने में बहुत अंतर होता है। तो जो हमारी जो लेखन शैली को शुद्ध करती है, भाषा को शुद्ध करती है, उसमें व्याकरण का सबसे बड़ा योगदान है। आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र दे रखा है, चित्र में दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं जो आपस में बात कर रही है। एक सूची और दिव्या आपस में बातें कर रही है। ये अपने मन के विचारों को एक दूसरे से पहुंचाने के लिए साधन का प्रयोग कर रही है। ठीक है ना, आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आप सामने वाले को कहना चाहते हैं। कुछ देर के लिए मानिए कि आप बोल नहीं सकते, ठीक है ना, आपको बोलना नहीं है, लेकिन आपके मन के विचारों को सामने वाले को बताना है, कहना है कि कैसे कहेंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल है। या हम कह सकते हैं ये तमिल लैंग्वेज वाला या तमिल भाषा वाला अगर आपके सामने बैठा है और आपको बात कर रहा है, तो तमिल भाषा सही है और आपकी हिंदी लैंग्वेज भी सही है, लेकिन क्या है कि उस भाषा को न तो आप समझ पा रहे हैं, न आपकी कही हुई भाषा को सामने वाला समझ पा रहा है। तो ये भाषा का है, वो एक संचार का एक माध्यम सही तरीके से नहीं होगा। तो क्या है कि अपने मन के भावों को सही तरीके से सामने वालों को पहुंचा दे, ठीक है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा सभी होती है, ठीक है, पर मन के विचारों को जो सामने वाला भी समझ जाए। यदि हम कुछ भी बोल रहे हैं और सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वह अपने मन के विचार वहां तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जिस वो दोनों सूची और दिव्या जो मन के भाव है, ठीक है ना, मन के विचार है, मन में जो उठ रहे सवाल है, ठीक है ना, मन की जो बात है सामने वालों को कहना है, पहुंचाने के लिए एक साधन, एक युक्ति का प्रयोग कर रहे, अपने मुख द्वारा एक ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं,
जिसे सामने वाले उसे समझ रहे हैं और उसका ही जवाब दे रहे हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। भाषा का प्रयोग हम सभी करते हैं, ठीक है ना। जितने भी मनुष्य है इस धरती पर रह रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, ठीक है ना, चाहे वो गूंगा भी क्यों ना हो या बहरा भी क्यों नहीं, पर एक सांकेतिक भाषा के तौर पे भी वो भाषा का कहीं ना कहीं वो प्रयोग तो करता ही है, समझता है। सुबह से शाम तक हम जो कुछ कहते हैं, ठीक है ना, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप जो बातें करते रहते हैं उसे आप किसी सुनते हैं और सामने वालों की बातें सुनते हैं, लिखते हैं, स्कूल में जो नोट्स दिए जाते हैं पढ़ाइए और पढ़ते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं या आप किताबें पढ़ते हैं, वह सब भाषा लैंग्वेज ही है। मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। यह भाषा की परिभाषा है। इसमें ही इस एक लाइन में ही पूरी भाषा के बारे में बताया गया। मन के भावों को, जो आपके मन है, आपके दिमाग में जो, दिल में जो विचार उठ रहे हैं, मन की इच्छाएं उठ रही है, सामने वालों कहना चाहते हैं कि आपके घर में कुछ मम्मी ने हलवा बनाया है और आपको खुशबू आई, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मम्मी को कहना है कि मुझे ये खाना है, ठीक है ना, तो आप अपनी लैंग्वेज में, आप भाषा में जिस तरीके से बात करेंगे कि मम्मी मुझे ये हलवा दे दो, तो वो मन के भाव हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे से पहुंचाने। और मम्मी ने उन्हें सुन लिया और उन्हें, आपको वो हलवा मिल गया, तो वो एक साधन के रूप में जो प्रयोग की जाती है, जो दो लोगों के लिए कम्युनिकेशन काम करती है, वह क्या, भाषा कहलाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा के रूप, ठीक है ना, भाषा के भी रूप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रूप है वो हम आगे पढ़ते हैं। हम अपने भावों को बोलकर, ठीक है ना, मन के जो भाव है लिखकर हम लिखते हैं, तथा संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा, ठीक है ना, जैसे दूर खड़ा है, हमारी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है ना, तो हम संकेत द्वारा उसे बुलाएंगे, आ जाओ। दूर खड़ा है उसे इशारे करेंगे, खाना खाने का इशारे करेंगे, और जिस तरीके से हम बैठने का इशारा करते हैं, तो वो क्या संकेत होता है, द्वारा प्रकट कर सकते हैं। इस आधार भाषा के 3 रूप है। तो भाषा के कितने रूप है? 3 रूप है। कौन कौन से रूप है? मौखिक भाषा, ठीक है। जब बच्चा छोटा रहता है, 1 साल का रहता है, तब कहते हैं कि वह 3-4 शब्द बोलना शुरू करता है, लेकिन वो सभी भाषा को धीरे धीरे ग्रहण करने सीखता है। आप जब छोटे थे तो आपने भी क्या शुरू में भाषा को पहले सुना और फिर बोलना शुरू करा। वो तो स्कूल में आके आपने लिखना लिखित रूप से सीखे। जब आप मन के भावों को मुख से बोलकर, ठीक है ना, बोली द्वारा प्रकट करते हैं, आप घर में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, स्कूल में, बाजार में, तो बोलकर प्रकट करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, आप मित्र है, परिवार है, इनसे, तो वो भाषा क्या, मौखिक भाषा कहलाती है। जो बोलकर, कहकर जो बताई जाती है, उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। अब ये लिखित भाषा, ठीक है, जब आप बोलना और सुनना सब अच्छे से लग गए थे, आपके मम्मी पापा की बात भी आप सुनने लग गए थे, मम्मी पापा भी आपकी बात से अच्छे समझने लग गए, तब आपका स्कूल में एडमिशन होता है। आप स्कूल में, विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में आप ABCD अनाराम लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो जहां आप लिखना शुरुआत करते हैं, वही भाषा का लिखित रूप है। अगर आपको एक कागज में लिखा है कि मैंने खाना खाया, तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या है, लिखित भाषा है। आप किसी को पत्र लिखते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो काय में आएगा, लिखित भाषा के रूप में आएगा। जब मन के भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है, तथा भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित लैंग्वेज, जो लिखकर नोट्स बनाए जाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो पेपर आपके यहाँ आता है वह भी लिखित रूप है। आप किताबें पढ़ते हैं, वो भी भाषा का लिखित रूप में आता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक यानी संकेत द्वारा बताई जाती है। किसी को बुलाने का इशारा किया, किसी को बैठने का इशारा किया, अगर जहाँ पर ऐसा लगा खतरा है तो यूँ क्रॉस करके निशान बनाया जाता है, यानी वहाँ पर खतरा है। जैसे बिजली के खंभों में आपने देखा होगा कि ऐसा एक क्रॉस है और एक इंसान की खोपड़ी बनी हुई है, यानी वहाँ पे खतरे का निशान है। या आप कहीं पर रोड पर सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर सांकेतिक चिन्ह रोड पर बनाए जाते हैं कि यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पर पुलिया है, ठीक है। तो वह सब क्या है, सांकेतिक भाषा के रूप में आता है। जब मन के भावों को संकेत या इशारे द्वारा प्रकट किया जाता है तो भाषा का रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो भाषा के 3 रूप है। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है तथा लिखी जाती है, ठीक है ना। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें से कुछ भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, डोंगरी,
पंजाबी, ओडिया, गुजराती, तेलुगु, बंगला, तमिल, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोंकणी, कन्नड़, मणिपुरी, असमी, संथाली आदि। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ देखा जाए अगर छोटी मोटी लैंग्वेज मिला के देखा जाए तो 1700 के लगभग भाषाएं हमारे इंडिया में ही बोली जाती है, लेकिन संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। हिंदी को पूरे देश में बोला समझा जाता है तो इसे राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी भाषा, ठीक है ना, हमारे भारत देश में नहीं, बहुत सारे दूसरे भी देश है ऐसे हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और समझी भी जाती है। तो हिंदी जो चूँकि बहुत सारे तमिल है, तेलुगु है, फिर गुजराती एरिया है, पंजाबी एरिया है, इसके अलावा महाराष्ट्री एरिया है, बहुत सारे ऐसी लैंग्वेज है जहाँ हिंदी को बोला और समझा भी जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो संविधान में बताया गया है कि हमारी जो मान्यता किस हिसाब से, भारतीय संविधान, संविधान यानी संविधान वो होता है जो किसी नियम के अनुसार वो देश को चलाया जाता है, उस नियम में हर चीज का वर्णन किया गया है, उसी में उससे संविधान कहते हैं। 14 सितंबर 1949, ठीक है ना, 14 सितंबर, ये सितंबर का महीना भी आने वाला है, 14 तारीख को हम हिंदी दिवस मनाएंगे। 1949 से माने को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, राजभाषा का जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो राजभाषा तथा भारतीय संघ के कामकाज की भाषा भी बनाया गया है। ठीक है ना, और संघ क्षेत्र है, ठीक है, जैसे क्या है पांडिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि अधिकतर चीज में कह सकते हैं कि हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ हिंदी नहीं चलती वहाँ पर इंग्लिश शब्द का और उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान की 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा हिंदी को हासिल हुआ। अब बोली भाषा तो ठीक है, भाषा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र, भूखंड क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब बोली क्या होती है, एक भाषा का एक छोटा सा रूप है जिसे हम पढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है, बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है, ठीक है, जो किसी क्षेत्र स्थान विशेष में बोली जाती है, ठीक है, किसी क्षेत्र स्थान में बोली जाती है। जैसे हम झाबुआ जिले के हैं तो झाबुआ जिले में क्या है, भीली भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद मालवा क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ मालवी भाषा बोली जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ बुंदेली बोली जाती है। तो जिस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र के अंतर्गत ही उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इससे बड़ी बड़ी भाषा है, जैसे गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, कुमायूं में कुमायूनी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, हिमाचल में हिमाचली बोली जाती है। हिमाचली भाषा नहीं है, हरियाणी भाषा नहीं, ये सिर्फ क्या एक बोली में प्रयोग किया जाता है, जो एक छोटे संकुचित क्षेत्र के एरिया में ही बोली जाती है। प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है, ये सिर्फ एक बोलचाल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, लिखित रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे झाबुआ में हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी भीली लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ के लोग बोलचाल में ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखित जो हो वो हिंदी के रूप में ही पढ़ाया जाता है। इसे प्राय लिखा नहीं जाता। जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है, लेकिन कुछ भाषा ऐसी है जो बोली में भी रचना की गई है, कौन कौन सी ये भी जानना जरूरी है। देखिए, तो वह उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधी। जो ब्रज है उत्तर प्रदेश के एरिया की जो भाषा है, जो ब्रज है, जो कुछ उस समय की बात की जाए सूरदास तुलसीदास के समय, तो वो ब्रज का इतना बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था कि आधा मध्य प्रदेश भी कवर होता था। ब्रज और अवधी दोनों ब्रज तथा अवध की क्षेत्र की भाषा है, परंतु सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना करी। जो सूरदास जी थे उन्होंने क्या सूर सागर की रचना करी। जो लैंग्वेज कौन सी थी, ब्रज। तो वह सूर सागर इतना फेमस हुआ कि जिसे पढ़ने के लिए उन्होंने सभी ने ब्रज भाषा को सीखा। तो वो ब्रज भाषा क्या बोली से क्या उपभाषा बन गई। वैसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस इंडिया में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। हमारे इंडिया के लोग ही नहीं, विश्व में हर इस रामचरितमानस को मानते हैं, और उसकी भाषा क्या थी, अवधी भाषा में लिखा गया। तो वो भाषा क्या उपभाषा के रूप में मानी गई, जिसके कारण ये दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गई।
सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है ना, बोली की परिभाषा है, बोली समझाई गई है। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जो सामान्य क्षेत्र, एक छोटा संकुचित क्षेत्र है जहाँ बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह बोली कहलाती है। अब होता है लिपि। जैसे आपने स्कूल में आए थे, आप ABCD लिखना चालू करा, अनार का चालू करा, ठीक है ना, तो वह क्या, लिपि। किसी भाषा को एक सांख्य, एक रूप में लिखना, एक निखारना। क्योंकि आम लिखना है तो आपको क्या अ, आ और म लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि आम लिखा हुआ है। यह आपने धीरे धीरे सीखा। तो वह किस भाषा में किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है ना, तो वह लिपि डिसाइड करती है, वो लिपि में लिखा है। जैसे मैंगो और आम दोनों में लिखने का डिफरेंस आप देखोगे तो आपको अलग अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, यह लिपि निर्धारित करती है। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी। शुरुआत में आपने देखा होगा कि सिर्फ भाषा को पहले, सबसे पहले अगर भाषा को रूप देखा गया, प्राचीन रूप, तो वो सांकेतिक रूप था। फिर उसके बाद में आया मौखिक रूप आया, अंतिम आया वो लिखित रूप आया। जिसका कोई लिखित रूप नहीं था, धीरे धीरे इसके लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के चिन्ह बनाए गए। ठीक है ना, जैसे आप स्वर देखेंगे, अ, आ, ई, उ, ठीक है ना, यह सिर्फ स्वर है जो मन के भाव है। ठीक है ना, आ, ई, उ, तो वैसे ही इन्हें क्या है, लिपि कहा जाए, अक्षर कहा जाएगा, और उन्हीं लिपि अक्षरों से ही, ठीक है ना, लिपि एक लैंग्वेज भाषा का निर्माण होता है। ये चिन्ह ही लिखित भाषा के वर्ण या अक्षर बने, ठीक है ना, जिन्हें हम स्वर बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों को हमने अक्षर का रूप प्रदान किया। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने लगी। हर भाषा, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक लिपि है। हर लैंग्वेज की अपनी अपनी लिपि है। किसी भी भाषा के लिखने के लिए विधि को लिपि कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखना है तो उसे क्या, लिपि कहते हैं। अब विभिन्न भाषा अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। यहाँ भाषा दे रखी है और यहाँ लिपि दे रखी है। तो देवनागरी लिपि में क्या लिखा जाता है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और कोंकणी। हिंदी, संस्कृत, मराठी और कोंकणी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जब आप हिंदी लिखते हैं और संस्कृत लिखते हैं तो उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। उर्दू क्या है, उसकी लिपि फारसी है। पंजाबी जो लिखते हैं, जो सिख द्वारा प्रयोग की जाती है, वो क्या, गुरुमुखी लिपि है। अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं, ABCD लिखते हैं, फिर जर्मन है और फ्रांसीसी है। ठीक है ना, यह रोमन भाषा में, रोमन लिपि ये लिपि है। तो ये लिपि और ये भाषा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, अब है व्याकरण। सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से कहना, सही तरीके से बोलने के लिए व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर व्याकरण नहीं है तो हम अपने मन के भावों को बोल तो सकते हैं, लेकिन वह शुद्ध और अशुद्ध है इसका हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो व्याकरण द्वारा ही पता चल सकता है। देखिए इसमें क और ख अलग अलग दे रखे हैं, इसे हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मेरे को विद्यालय जाना है, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना मेरे को विद्यालय जाना है, तो यह अशुद्ध शब्द है। शब्द क्या है, मुझे विद्यालय जाना है। वर्षा तेज हो रहा है, तो यहां पर शुद्ध क्या है, वर्षा तेज हो रही है। ठीक है ना, रहा और रही। यहाँ पर वर्षा क्या, स्त्रीलिंग का प्रयोग क्या है, यह पुल्लिंग का प्रयोग क्या है, तो यह अशुद्ध है और यह शुद्ध है। तो व्याकरण द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। कौन बाहर खड़ा है, ठीक है ना, तो यह भी गलत है, यह बाहर कौन खड़ा है। आनंदी ने भाषण दी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आनंदी ने भाषण दिया। तो इन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का महत्वपूर्ण क्या है, व्याकरण। व्याकरण के भाषा के द्वारा ही हम किसी भी लैंग्वेज को, इस संसार किसी भी लैंग्वेज है जो ग्रामर है, हम शुद्ध लैंग्वेज और सही भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो व्याकरण। इसलिए आपको व्याकरण पढ़ाई जाती है, छोटी छोटी बात समझी जाती है कि आप किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते समय गलत ना बोलें, क्योंकि हम कभी गलत बोल देते हैं और सामने वाला हमें देखकर हंसता है, ठीक है, तो हमें बहुत ही अच्छा फील नहीं होता, बुरा लगता है और हम बोलना छोड़ते हैं। इसलिए भाषा की पकड़, लैंग्वेज की पकड़ बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए,
बहुत ही गहराई से जानकारी होनी चाहिए। ऊपर दिए गए खंड क और वाक्य कुछ अशुद्धियां है, ठीक है ना। क में बहुत सारी अशुद्धियां है जिन्हें खंड ख के वाक्य को दूर करके लिखा गया है। ये अशुद्धियां व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई है। शुद्ध बोलना, सही तरीके से बोलना, शुद्ध लिखना और पढ़ना व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। आप सही बात बोलना और सही बात लिखना और पढ़ना ये व्याकरण द्वारा होता है। इसलिए आपको लैंग्वेज के साथ में, भाषा के साथ में व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो व्याकरण का मतलब आपको अच्छे समझ में आया होगा कि व्याकरण, ग्रामर क्यों जरूरी है। तो ग्रामर इसलिए जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से व्यवस्थित लिखने के लिए। अतः व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। नितांत यानी बहुत जरूरी, नितांत यानी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर व्याकरण के बारे में कुछ परिभाषा दे रखी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। बोलना, शुद्ध भाषा कैसे बोले, शुद्ध लैंग्वेज, शुद्ध भाषा कैसे लिखे और शुद्ध कैसे पढ़े, ठीक है ना। तो ये हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के को पार्ट में बांटा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है ना। वर्ण है, अ है, अनार का है, आम का है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में जाएंगे तो ABCD है, ठीक है ना। इसे वर्ण इसे बोलते हैं, या इसे ध्वनियां भी कह सकते हैं। आ, ई, उ, जिस तरीके से जो ध्वनि हमारे मन से निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं, अक्षर बोलते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, ठीक है ना। क और म से कम और ल जोड़ दें कमल बनेगा, न और ल से नल बनेगा, ज और ल से जल बनेगा। तो वह जिन शब्दों को हम जोड़ते हैं, अक्षरों को जोड़ते हैं, उससे ही शब्द का निर्माण होता है। और शब्दों को एक ही क्रम में व्यवस्थित लिखने से ही सेंटेंस का निर्माण होता है। और सेंटेंस से ही आपको पता है कि बड़े बड़े महान ग्रंथ का निर्माण होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 पार्ट है। वर्ण विचार, यहाँ पर वर्ण दे रखे। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, वर्ण का आकार के बारे में बताया जाता है, ठीक। उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जाना जाता है। तो क्या वर्ण विचार इस प्रकार होता है कि आ, ई, ठीक है ना। कौन कौन से वर्ण कितने होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो वह क्या है कि वर्ण विचार में ध्यान दिया जाता है। अब है शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, विकास, आगमन, अर्थ और प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अक्षरों से शब्द का निर्माण होता है, ठीक है ना। और उन अक्षरों में बहुत सारे शब्द होते हैं, योग होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं। तो शब्द किन शब्दों से किस प्रकार खंडित किया जा सकता है, तो वह शब्द विचार होते हैं, ठीक है। अब व्याकरण विचार। तो व्याकरण जैसा कि बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण क्या है, किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने, पढ़ने का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण बहुत आवश्यक है। तो ग्रामर क्या है, हम सोचते हैं कि हम ये लैंग्वेज पढ़ने तो ग्रामर की क्या आवश्यकता है, लेकिन ग्रामर के बिना, व्याकरण के बिना हम किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से बोल नहीं सकते। और जब हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जब आप बोलोगे तो सामने वाला आप पे कहीं ना कहीं हंसेगा। इसलिए आपको ग्रामर चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, चाहे आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो, सब में ग्रामर आप अवश्य और अच्छे से अध्ययन करें। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, बनावट तथा शब्दों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। किस शब्द का किस स्थान पर होना चाहिए और किस तरीके से बोला जाना चाहिए, कि कहाँ पर होना चाहिए, उसका उच्चारण सही तरीके से हो रहा है, जो लिखा गया सही है कि नहीं, यह सब काम व्याकरण करता है। तो आज हमने पार्ट 1 पढ़ा है, भाषा और व्याकरण। तो यह हमने लेसन आपको अच्छे से पढ़ाने का कोशिश की और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। आप घर पे इसे पढ़िए। जो प्रश्न अभ्यास है, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है और उसके फिल इन द ब्लैंक्स है और अदर क्वेश्चन है, इसकी PDF फाइल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन इससे अच्छा है कि अगर आप उसमें खुद ही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे ही इस वीडियो के साथ में ही आपको PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।